बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमने कल लैब की थी, इसमें मैंने आपको टास्क दिया हुआ था। मैं खोलता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ आज के लेक्चर के बारे में। मेरी तो इंट्रोडक्शन था मैट लैब का, कोई ख़ास बात तो है नहीं इसमें। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बनी हुई है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। ये ट्रांसफर फंक्शन, ये इंटीग्रेटेड ट्रांसफर फंक्शन। आपको याद है आपने सेमेस्टर 1-2 में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ी थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते थे? हम लोग ये करते थे कि हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता था। हम कुछ बेसिक रूल्स जैसा कि सीरीज़ और पैरेलल के, इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम उस स्ट्रक्चर को स्क्वीज़ करके एक रेजिस्टर बनाते थे और हम कहते थे कि ये इस पूरे स्ट्रक्चर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो इतनी ही है कम व बेश मिला मिलू के। तो अब यहाँ पर जो आपके पास इतना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, इसको गुड न्यूज़ कह लो या जो भी, कि इस पूरे स्ट्रक्चर को स्क्वीज़ करके हम इस तरह भी बना सकते हैं कि आपके पास एक ही ट्रांसफर फंक्शन हो, यहाँ पर एक इनपुट, यहाँ पर एक आउटपुट, राइट। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्क्वीज़ करके एक ट्रांसफर फंक्शन बनाया जा सकता है कि एक इनपुट एक आउटपुट, दरमियान में एक ट्रांसफर फंक्शन हो। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से होगा ये। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। मैंने कुछ रूल्स को यूज़ करके इसको इस तरह से बना दिए। C ऑफ S मेरे पास आउटपुट है, R ऑफ S मेरे पास इनपुट है, राइट। और ये पूरे का पूरा आपके सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है यूजिंग सर्टेन रूल्स, जो मैं अभी आपको बताऊंगा आज के लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गई होगी कि हम आज करने क्या वाले हैं। अब ये सब कुछ कैसे करने वाले हैं, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम जो ब्लॉक डायग्राम में इसके कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ये बाय द वे इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, राइट। ये जो आगे है ना सारी, ये इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। पहले हम इसके कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स से पुराने वक्त के, ये वीक 2, और इसको ज़रा इग्नोर ही करना डेट वगैरह को। तो सबसे पहले आपके पास हैं इसके कंपोनेंट्स 3 हैं। पहले है सिग्नल्स। सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं? R ऑफ S हम लोग थ्रू आउट द कोर्स एज्यूम करेंगे इनपुट, और C ऑफ S हम एज्यूम करेंगे आउटपुट। ओके, R ऑफ S इनपुट, C ऑफ S आउटपुट। इसके अलावा सिस्टम क्या है? सिस्टम मैंने आपको बताया था, इनपुट, आउटपुट और इसके दरमियान में प्लांट। ओके, ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है। प्लांट या प्रोसेस को जो भी कह रहे हैं, ये सारे का सारा एक आपके पास सिस्टम है, राइट। और इसके अलावा 4 है, मैं 3 बोल गया स्टार्ट में, बल्कि 5वां में क्या फीडबैक भी होगा इसके अंदर। 1 मिनट, नहीं वो फॉर्म है, सॉरी 4 ही हैं, आई एम सॉरी। अगला है यहाँ पे आपके पास समिंग जंक्शन। समिंग जंक्शन क्या है कि ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, मतलब ये 3 इनपुट्स और ये जो आउटपुट है ना, अगर इस तरह का साइन होगा, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो आपके पास है ना इनपुट्स, ये ऐड हो जाएंगी। इधर प्लस है तो ये R1 ये भी पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव है, R3 यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव है। R1 पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव, R3 नेगेटिव। ये होता है आपके पास समिंग जंक्शन। ओके, तो क्या कुछ है? सिग्नल्स, उसके बाद ये पूरे का पूरा एक सिस्टम, और ये आपके पास समिंग जंक्शन, और ये होता है आपके पास पिक ऑफ पॉइंट। इस तरह की भी आपके पास शेप आ सकती है कि ये इनपुट है, इसके अलावा यहाँ पे समिंग जंक्शन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो R ऑफ S इनपुट है, इस जगह पे भी R ऑफ S जा रही है, इधर भी R ऑफ S, इधर भी R ऑफ S, हर जगह सेम जा रही है। जबकि अगर समिंग जंक्शन हो तो ये आउटपुट के ऊपर क्या होगा, ये सारी इनपुट्स यहाँ पे ऐड अप होंगी, यहाँ पर ऐड अप नहीं हो रही। ओके, तो कंपोनेंट्स आपके पास क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं सिग्नल्स, ये सिस्टम, समिंग जंक्शन और पिक ऑफ पॉइंट। ओके, अब ये ज़रा डायग्राम देखो जो बनी हुई थी। यहाँ पर ये आपके पास जो है ना डिफरेंट प्लांट्स या प्रोसेसेस हैं।
ये साइन वेव इनपुट है, स्कोप वाला यहाँ पे ये जो एरो है ये आपके पास आउटपुट है, और ये दरमियान में पूरे का पूरा आपके पास सिस्टम है जिसके अंदर ये ट्रांसफर फंक्शंस हैं और ये समिंग जंक्शन है, और ये जो खड़ा हुआ है ना, चलो ये इमेज है, ये वाला जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है ये आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है, ये भी आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है। ओके, इस पिक ऑफ पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो s+1 ओवर s² + 2s है ना, ये इसकी भी इनपुट है, इसकी भी इनपुट है, इसकी भी इनपुट है, और एट द सेम टाइम इसको भी यही इनपुट जा रही है। ये मैं समझाता हूँ, ये इस फीडबैक का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो अब ज़रा इसकी कुछ फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। अगर G1 और G2 रेजिस्टेंस की ज़बान में सीरीज़ में लगे हुए हों तो जो आपके पास आउटपुट आती है वो ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होके आता है। अभी ये जो ऊपर x1 x2 लिखा हुआ है ना, इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाओ। आप सिर्फ यही चीज़ समझो कि ये R(s) है, आगे एक इसके बाद G1 है, एक G2 है, एक G3 है, और ये C(s) है। अब ये जो C(s) है ना आपके पास, ये जो आउटपुट है, आउटपुट किसके इक्वलेंट होगी? आउटपुट इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वलेंट होगी। ओके, G3, G2, G1 और R1। ये जो R आ रहा है, G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, G3 आ रहा है, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे C(s) आएगा। अगर आप ये चाहें, यहाँ पे आप कोई आउटपुट लेना चाहते हैं, इस जगह पे यहाँ से आप कोई ब्रांच निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उस ब्रांच का नाम मैं लगा देता हूँ x1, तो x1 किसके इक्वलेंट होगा? x1 होगा G1 × R1, राइट। और ये जो x2 है ये किसके इक्वलेंट होगा? R × G1 × G2 यहाँ पे, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं x1 × G2। ओके, x2 किसके इक्वलेंट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, x2 होगा फिर x1 × G2 या फिर R × G1 × G2। इसी तरह अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि C(s) x2 की ज़बान में बोलो तो फिर क्या होगा? C(s) = x2(s) × G3(s). ओके, आई होप कि ये कैस्केड फॉर्म की ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इक्वलेंट करके इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, इनपुट R(s), आउटपुट C(s), G1 × G2 × G3, राइट। तो कैस्केड फॉर्म में जब होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ओके, अब आओ ज़रा पैरेलल फॉर्म की तरफ। अब ज़रा पैरेलल फॉर्म को समझो। इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है और ये तीनों फंक्शन पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, अब इसको आप हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज कर जाएं आने वाले डेज़ में फीडबैक फॉर्म के साथ। याद रखें, फीडबैक फॉर्म जो होता है वो आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ जा रहा होता है, जबकि पैरेलल जो है वो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है। ओके, आई रिपीट, पैरेलल कनेक्शन आपके पास इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है। मतलब ये है कि जो आपके पास फ्लो है ना वो सेम होता है, जबकि फीडबैक क्या करता है? वो साइकिल को रिपीट करता है, वो क्रॉस करता है इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर मैं फीडबैक की तरफ आता हूँ। देखो, R(s) इनपुट, C(s) आपके पास आउटपुट, G1(s), G2(s), G3(s). अब ये यहाँ पे आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है। पिक ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है कि R इधर भी मल्टीप्लाई होगा, R इधर भी होगा, R इधर भी होगा। ओके, पिक ऑफ पॉइंट का ये मतलब होता है। तो अगर इस जगह पे मैं कोई ब्रांच लगाता हूँ और उसका नाम मैं रख दूँ x1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? R × G1, यहाँ पे R × G2, यहाँ पे R × G3। ओके, यहाँ पर आपके पास एक समिंग जंक्शन है, तो ये जो समिंग जंक्शन है ना, ये इन तीनों को आपस में ऐड अप कर रहा है, और ये जो R है ये इन तीनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा। ओके, जब पैरेलल हैं तो ऐड अप होंगे, ये पूरी की पूरी पैरेलल जो ब्रांच बनेगी ये R(s) के साथ कैस्केड होगी, यानी कि ये पूरे का पूरा जो बनेगा G1, G2, G3 ऐड अप होके ये R के साथ कैस्केड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं R यहाँ पे कैस्केड फॉर्म में है, ये तीनों पैरेलल फॉर्म में है। ओके, तो मेरा अंदाज़ा है आपको पैरेलल फॉर्म भी समझ आ गई होगी। ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम
आर ऑफ एस टू सी ऑफ एस, ये आर ऑफ एस है, ये सी ऑफ एस है, ये तीनों आपस में यहाँ पे ऐड हो रहे हैं समिंग जंक्शन की वजह से, और ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देयरफॉर इस तरह से इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक दफ़ा आप पॉज करें यहाँ पे और एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करें, सॉरी रिवाइज़ बोलता हूँ मैं, इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें मैंने अभी तक क्या बताया। और दूसरी बात ये है कि ये मैं आपको PDF भी भेज दूँगा। गुजारिश ये है कि ये लेक्चर पढ़ने के साथ साथ ये PDF जो है ना आप अपने साथ रखें, इसको खोल खोल के साथ देखते रहें जैसे जैसे वीडियो आप चला रहे हैं। अब आ जाओ ज़रा फ़ीडबैक फॉर्म पे। फ़ीडबैक फॉर्म में क्या है आपके पास, अब आप देखो पैरेलल में क्या होता था, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते थे, राइट, ऊपर इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा था। यहाँ पे फ़ीडबैक क्या है, फ़ीडबैक मैंने बताया ना कि जो आउटपुट आई वो उसने वापस भेजी इनपुट की तरफ। ओके, हाँ, ये कभी कभी किस केस में हो सकता है कि आपकी जो पैरेलल की डायरेक्शन है वो उल्टी हो। ये अभी एग्जांपल आएगी आपके सामने इस तरह की डायरेक्शन उल्टी वाली जो बात मैं अभी कर रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है। फ़िलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ ज़हन में रखनी है, पैरेलल में जो फ्लो है वो एक इनपुट से एक आउटपुट की तरफ जा रहा होता है, राइट, जबकि फ़ीडबैक में क्या है, जो भी आउटपुट होती है वो वापस इनपुट की तरफ आ रही होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, पैरेलल में और फीडबैक में। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से बनेगा, अब देखो ज़रा, इसको मैं नाम देता हूँ ई ऑफ एस को, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या है, ई ऑफ एस, यहाँ पे जो भी ब्रांच यहाँ पे बनेगी इसको ई ऑफ एस। बाय द वे टेक्निकली इसको एरर कहते हैं, आप स्टेडी स्टेट एरर में इसको पढ़ेंगे कि भाई इसको एरर कहते हैं हम लोग अपनी टर्म्स के अंदर। तो एनीवेज अब देखो ज़रा, ये जो सी ऑफ एस बनेगा यहाँ पे, ये पूरी की पूरी लाइन सी ऑफ एस है, वही यहाँ पे भी जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखो, यहाँ पे तो सी ऑफ एस ही आ रहा है ना, क्योंकि ये पिक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे। तो सी ऑफ एस किसके बराबर होगा, जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ एस, राइट। सी ऑफ एस क्या हो गया, जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय ई ऑफ एस। अभी ये सम जो कुछ हो के आ रहा है, ई ऑफ एस की जो वैल्यू है, अभी हम उसको जहन में नहीं रख रहे, अभी हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बन रही है ब्रांच वो है ई ऑफ एस, राइट। अब ई ऑफ एस इसका मतलब है सी ऑफ एस डिवाइड बाई जी ऑफ एस। ओके फाइन। अब एक और चीज़ देखो, ई ऑफ एस की असल में वैल्यू क्या है, वो है आर ऑफ एस माइनस प्लस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। यहाँ पे सी ऑफ एस है ना आपके पास, तो इधर जो बनेगा वो सी ऑफ एस और एच ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा ना आपस में। तो ये जो पूरी ब्रांच होगी यहाँ पे, जो इधर आपके पास आएगा वो होगा एच ऑफ एस, और ये जो सी ऑफ एस इसकी ये पूरी की पूरी लाइन, इसकी जो वैल्यू है ना वो सी ऑफ एस है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन सी ऑफ एस ही है। इधर से आप जो भी ब्रांच लेंगे, चूँकि ये पिक ऑफ पॉइंट है, देयरफॉर यहाँ पर भी सी ऑफ एस की ही वैल्यू होगी, यहाँ पर भी सी ऑफ एस की ही वैल्यू होगी। ऊपर आप 10 ब्रांचें लेके चले जाएं, उनकी वैल्यू भी सी ऑफ एस ही होगी। ये बात बार बार रिपीट करो, दोबारा प्ले करो, इसको बार बार सुनो, ये पूरी की पूरी आपके पास सी ऑफ एस ही होगी। एनीवेज यहाँ पे जो ई ऑफ एस की वैल्यू है वो है आर ऑफ एस इंटू माइनस प्लस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, अब आगे चलो ज़रा, ई ऑफ एस की वैल्यू डाल दी, इस चीज़ के तो खैर माशाल्लाह आप चैम्पियन होंगे मेरे ख्याल से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉमन निकाला सी ऑफ एस, बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, यानी कि सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। ट्रांसफर फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से इसको जी ई ऑफ एस हमने कह दिया, तो ये इस तरह से आपके पास बन जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखें, इधर लिखा हुआ है माइनस प्लस, जबकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्लस माइनस। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर होगा माइनस, तो जो आपके पास आंसर होगा वो होगा जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। लेकिन अगर ऊपर प्लस होगा तो जी ऑफ एस ओवर 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यानी कि जो साइन इधर होगा नीचे ट्रांसफर फंक्शन में इसका उलट होगा। ओके, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं,
मैं भी जब ग्रेजुएशन में था यहाँ पे मैं गलती कर जाता था, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो सो फॉर मेरे ख्याल से आपको फॉर्म्स की समझ आ गई होगी कि फॉर्म किस तरह हो सकती है इसकी। अब चलें आगे। अच्छा भाई, अब कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आपको ना ब्लॉक्स कोई मूव करने पड़ जाते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास होती, आई मीन के फ़ेस टू फेस क्लास होती, तो शायद मैं यहाँ पे रोक देता, लेकिन चूँकि ऑनलाइन है मेरे ख्याल से आप ब्रेक लगा के बाद में भी इस बात को सुन सकते हैं, क्योंकि लेक्चर अपलोडेड होगा, आप जब मर्ज़ी करना चाहें। तो मैं एक ही फ़्लो में इसको ज़रा आगे तक बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरा मूड ये था कि पहले वो पिछले की एग्ज़ाम्पल करवा देता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आपको जो है ना ब्लॉक्स को मूव करना पड़ जाता है कुछ केसेस के अंदर, राइट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहाँ बनना पड़ेगा ऐसे, ये वाली जो ब्रांच है ना, अगर मुझे फेमिलियर फॉर्म क्रिएट करने के लिए, फेमिलियर फॉर्म से मुराद ये है कि या वो कैस्केडेड हो, या वो पैरेलल हो, या वो फीडबैक फॉर्म हो। अब यहाँ पे तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये 6/s+1 1/s+5 ये दो पैरेलल में है, तो इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर लूँगा। एक्सक्यूज़ मी, हाँ सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी बीच में। क्या बात कर रहा था यार मैं, आई थिंक इसी का ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा एनीवेज़, कभी कभी इस तरह हो जाता है कि आपको ब्लॉक ना कहीं लेफ़्ट या राइट की तरफ मूव करना पड़ जाता है, तो उसकी आपके पास क्या सिचुएशन हो सकती वो मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। टू द लेफ़्ट पास्ट इज समिंग जंक्शन, ये आपके पास समिंग जंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से को इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि समिंग जंक्शन से इस g(s) को मैं लेफ़्ट मूव करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर ये होगा कि ये समिंग जंक्शन तो उठा के मैं लेफ़्ट मूव कर दूँगा, लेकिन इसके साथ जो कनेक्टेड ब्रांच होगी ये वहाँ पर भी एक g(s) लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, समिंग जंक्शन लेफ़्ट मूव हो जाएगा, लेकिन जो कनेक्टेड ब्रांच होगी वहाँ पे g(s) लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा एक्चुअली क्या होगा, इसका फ़ायदा एक्चुअली ये है यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये g(s) है, यहाँ पे -g(s) है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इधर जो आपके पास ऐड हो गया है ना, यहाँ पे ऐड होके g(s) ही आ रहा है। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास g(s) ही आएगी यहाँ पे ऐड होने के बाद भी। तो इस तरह से ब्लॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मुझे समिंग जंक्शन के लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो जो उसके साथ कनेक्टेड ब्रांच होगी वहाँ पे g(s) मल्टीप्लाई हो जाएगा या g(s) लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर मुझे समिंग जंक्शन के राइट इसको मूव करना है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की सिचुएशन है और मैं चाह रहा हूँ कि ये g(s) इसके राइट साइड पे आ जाए, तो फिर जो इसकी कनेक्टेड ब्रांच है वहाँ पे 1/g(s) आएगा। ओके, लेफ़्ट के टाइम पे g(s), राइट के टाइम पे 1/g(s). जब आप इसको करेंगे ना यहाँ पे, मतलब इनको सम अप करेंगे, आपके पास आंसर वही सेम ही होगा, यानी कि c(s) ही रहेगा, जो रूल्स अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। तो ये तो हो गया समिंग जंक्शन के राइट और लेफ़्ट। अब हम ज़रा पिक ऑफ पॉइंट की तरफ आते हैं। टू द लेफ़्ट पास्ट ए पिक ऑफ पॉइंट, ये पिक ऑफ पॉइंट है। ओके, इस g(s) को मैं इस r(s) के साथ मिलाना चाह रहा हूँ। ओके, यानी कि मेरी फेमिलियर फॉर्म इस तरह बनना चाह रही है कि इस g(s) को मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, इसको तो मैं उठा के इधर लगा दूँगा, लेकिन जो आपके पास बाकी इसकी ब्रांचेस होंगी पिक ऑफ पॉइंट की, वहाँ पे 1/g(s) आ जाएगा साथ। ओके, ये इस तरह की आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। ये चलो इसको यूँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें ना, इधर जो आपके पास आउटपुट बन रही है वो है g(s) मल्टीप्लाई बाय r(s). यहाँ पे सिंपल r(s), यहाँ पर भी सिंपल r(s). अब अगर इधर g(s) आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास r(s) g(s) ही होना चाहिए। देयरफॉर इधर से तो g(s) हट जाएगा। यहाँ पे r(s) करने के लिए मुझे r(s) g(s) को
1/g(s) से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि g(s) से कट जाए, यहाँ पे r(s) रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे रखना तो r(s) ही है ना इस जगह पे, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल ये है, तो यही कुछ मैं यहाँ पे करूँगा। और इसी तरह टू द राइट पास्ट पिक ऑफ पॉइंट, यहाँ पे है मेरे पास g(s) को मैं उठा के यहाँ लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली उठा के इधर रख दूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास r(s) g(s) है, इधर भी r(s) g(s), इधर भी r(s) g(s), तो इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा, तो इधर और कोई मेरे पास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारे पूरी ब्रांच के साथ मुझे करना पड़ेगा, तमाम ब्रांचेस के साथ पिक ऑफ पॉइंट के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ यहाँ पे रखूँगा तो काम नहीं बनेगा, मुझे इन तीनों को इधर भी, मतलब दूसरी में भी, तीसरी में भी, तमाम ब्रांचेस के अंदर मुझे g(s) रखना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा ये मैंने जितने भी आपको बताए हैं, आप ये सारे अपने पास नोट करें, इसको रजिस्टर पे कहीं भी। मैं तो आपको PDF दे दूंगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस चूँकि बार बार करेंगे, और इसका क्वेश्चन मैं बड़े शौक़ से देता हूँ, मेरे फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से बहुत सारे, और ये आगे भी फ्रिक्वेंटली आप लोगों ने यूज़ भी करना होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ करना होगा। तो प्लीज़ इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं तो आपको पता है जो सीरीज़ पैरेलल की ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता वो एंड पे कितना तंग होता है। तो रूल्स सारे के सारे ये हो चुके हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन ये पढ़ लो द ट्रांसफर फंक्शन की। एडोब PDF में वीडियो में नहीं चलाता, उसकी वजह यह है कि वो हैंग हो जाता है। तो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर मैं PDF फाइल चलाता हूँ, तो इस पर वो हैंग नहीं होता, ये फ़ायदा होता है। The transfer function of a linear time invariant differential equation system is defined as the ratio of Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input under the assumption that initial conditions are 0. एक बात ज़हन में रखो, आपके सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, आपके सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर आपकी सिस्टम की बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन छुपी होती है। कहने को ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इक्वेशन हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 10th ऑर्डर, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा उतनी बड़ी इक्वेशन होगी। इट इज़ जस्ट एन इक्वेशन, लेकिन इस एक इक्वेशन के अंदर आपके सिस्टम की बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र फंक्शन में होती है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र फंक्शन में होती है, राइट। तो ट्रांसफ़र फंक्शन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। और एक बात ज़हन में रखनी है, ट्रांसफ़र फंक्शन लैप्लास डोमेन में होता है, टाइम डोमेन में नहीं होता। लैप्लास डोमेन क्या है? लैप्लास डोमेन आपके पास एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन की, ओके। लैप्लास डोमेन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये भी बताते चलो, मुझसे एक इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है, तो मैंने गलती की थी, ट्रांसफ़र फंक्शन टाइम डोमेन में नहीं होता, ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा लैप्लास डोमेन में होता है, ओके। ये मैं एक दफ़ा भूल गया था, आपको ये चीज़ें में रखनी है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा लैप्लास डोमेन में होता है, और ये इसके अंदर सिस्टम की बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे बीच में आ गया था मेरे जहन में, मुझे लगा था कि शायद स्टूडेंट्स पूछेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, तो मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है। हमने ट्रांसफ़र फंक्शन का बेतहाशा इस्तेमाल करना है इस कोर्स के अंदर। गॉट इट? एग्जांपल करें। अच्छा जी, अब ज़रा ये एग्ज़ाम्पल देखो। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर कोई आदमी यहीं पे वीडियो पॉज करके ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करे। हिंट मैं दे देता हूँ, 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहली हिंट तो ये है कि G2 और G3 आपस में कैस्केडेड हैं कि नहीं। अगर कैस्केडेड हैं तो इन दोनों को मिला के G2 G3 बनाया जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे तो बन जाएगा एक ब्लॉक। उसके बाद क्या है, पहला फीडबैक बन रहा है H1 के साथ, वो दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। दूसरा फीडबैक H2 के साथ बन रहा है, मतलब एक पूरा बड़ा ब्लॉक बन जाएगा, H2 में उसमें आ जाएगा। फिर तीसरा फीडबैक H3 के साथ बन रहा है, एक पूरे का पूरा बड़ा सारा ब्लॉक बन जाएगा यहाँ पे। वो जो बड़ा तगड़ा ब्लॉक होगा उसको फिर मैं कैस्केड कर दूँगा G1 के साथ।
मेरे पास एंड में इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। और सी ऑफ एस है, आर ऑफ एस है, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ये पूरे का पूरा ये जो दरमियान में डब्बा आएगा ना, जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, आउटपुट ओवर इनपुट, यहाँ पे वो आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है जो यहाँ पे किया हुआ है। आप दोनों तरीके से करके देख लें, आपका आंसर सेम आएगा। आंसर सेम ना भी आ रहा हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, आंसर इसका सेम आ जाता है। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है यार, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये तीन मैं कहता हूँ आपस में ये तीनों ब्लॉक्स पैरेलल में हैं। ओके, ये आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है, इस पिक ऑफ पॉइंट से ये सारे यहाँ एक समिंग जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ओके, पिक ऑफ पॉइंट से सारे एक समिंग जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अभी उसको ज़हन में ना लाओ कि भाई वो फीडबैक है, आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि ये इन तीनों की डायरेक्शन जो है ना सेम है। फीडबैक उस वक्त होता है जब प्लांट की डायरेक्शन आउटपुट की तरफ जा रही होती है और वो फीडबैक के ज़रिए वापस इनपुट की तरफ आ रहा होता है, तब फीडबैक होता है। ये जो ऊपर वाला डब्बा है ना, ये फीडबैक बंद है, लेकिन ये जो तीनों है ना आपस में, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि एक पिक ऑफ पॉइंट से वापस एक समिंग जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ओके, अगर इन तीन पैरेलल को मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या होगा? अच्छा, बाय द वे, ये जो समिंग जंक्शन होते हैं ना, अगर मल्टीपल हो तो इन सारों को कोलैप्स करके आप एक बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है। देखो, फिर साइन का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे। ये देखो, इसके साथ इधर नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है। ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, साइन का आपने ख्याल रखना है इधर। तो फिर क्या होगा, ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। पैरेलल में क्या होता है, आपस में ऐड अप हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि उसका साइन कौन सा है। सही? तो ये तीनों, अब आप ये देख सकते हैं इधर कि अगर तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ माइनस साइन, तो फिर ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी कि H1 के साथ इधर माइनस है, तो H1 को अगर मैं यहाँ माइनस ही रहने देता हूँ इधर, तो H1 पॉजिटिव हो जाएगा, H2 के साथ इधर पॉजिटिव है, यहाँ माइनस हो जाएगा, H3 के साथ यहाँ नेगेटिव है, इधर प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा। या फिर दूसरी तरीका ये है कि अगर आप इस कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो इस जगह पे आप लगा दें प्लस, और जो यहाँ पे साइन है ये वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस H1 प्लस H2 माइनस H3, राइट। फीडबैक जब भी बनाने लगेंगे या पैरेलल जब भी आप करने लगेंगे, आपने साइन का ध्यान रखना है। साइन में बहुत इंपॉर्टेंट गलतियाँ हो सकती हैं आपके पास। तो ये इस तरह बन गया, सही हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, अब बड़ा क्लियरली ये फीडबैक बन रहा है, आउटपुट वापस इनपुट की तरफ जा रही है, इधर कोई पिक ऑफ पॉइंट नहीं है और कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि कोई पिक ऑफ पॉइंट से किसी समिंग जंक्शन की तरफ जा रहा हो। इस पूरे के पूरे को मैं सॉल्व करके फीडबैक वाले तरीके से, यानी कि दिस डिवाइड बाय 1 प्लस दिस इंटू दिस, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इस तरह था ना वो पिछला। एक दफ़ा दोबारा आपने रजिस्टर के ऊपर लिखो, उसी के अंदर जी ऑफ एस की जगह पे मैंने G2 G3 डाल दिया, H की जगह पे ये पूरा H1 माइनस H2 प्लस H3 डाल दिया। यहाँ चूँकि नेगेटिव साइन है तो इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव आएगा। एंड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ, ये पूरे का पूरे के आंसर जो फीडबैक का बनेगा ना उसको G1 के साथ बनेगा। ये अब आप लोग खुद करो, आपके पास इस तरह का कोई आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा ऊपर लंबा चौड़ा बना हुआ था, ये इसका आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है। गॉट इट? शायद स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स कराई हुई हैं, बल्कि कम कराई हुई हैं इस वजह से ताकि कुछ एग्ज़ाम में भी मैं दे सकूँ, वरना सारी मैं यहाँ पे दे दूँगा, एग्ज़ाम में क्या दूँगा। एक दूसरी कंपैरेटिवली आसान एग्जांपल है, ये मैंने इस वजह से रखी है कि अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो फिर आपको पता हो कि यहाँ पे 1 होता है। अब देखो इधर, क्या ये पैरेलल बन रहा है? पिक ऑफ पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में आ रहा है समिंग जंक्शन की तरफ। मैं कहता हूँ G1, और यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं है तो इधर होता है 1, जस्ट 1 यूनिटी। ओके, तो ये बन जाएगा G1 प्लस 1। गॉट इट? ये पूरे का पूरा डब्बा
एक डब्बे में कन्वर्ट हो गया। क्या ये दो आपस में कैस्केड है? G2 इंटू G1+1। अच्छा जी, ये मस्त हो गया सीन। अच्छा ये मुझे बताओ, अब ये फीडबैक बंद है या पैरेलल में है? पैरेलल की निशानी ये है कि पिक ऑफ पॉइंट से जा रहा होता है समिंग जंक्शन की तरफ एक ही डायरेक्शन में, आउटपुट इनपुट की तरफ नहीं आ रही होती। जबकि फ़ीडबैक में जो आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है वो वापस समिंग जंक्शन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो आउटपुट इनपुट की तरफ आ रही होती है, डायरेक्शन उल्टी होती है। आपका प्रोसेस की एरो है राइट तरफ और ये जो नीचे आपके पास ब्रांच है इसका एरो भी राइट तरफ है। जबकि फ़ीडबैक में आपके प्रोसेस का एरो फॉर एग्ज़ाम्पल राइट तरफ है, तो जो नीचे फीडबैक जा रहा है उसका एरो ऑपोजिट होता है। ओके, तो ये आपके पास दोनों पैरेलल हैं, ये फीडबैक नहीं है। फीडबैक उस वक्त होता अगर प्रोसेस का एरो इस तरफ और फीडबैक का एरो उल्टा होता, जिसका हमने पिछली एग्जांपल में किया था। तो ये सिंपल 1 आ जाएगा और ये आपके पास एक बड़ी आसान सी एग्जांपल बन गई। किसकी किसकी यार? पैरेलल की या पूरे बल्कि सिस्टम की, जो भी है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की। हाँ, तो ये भी एक एग्जांपल हो गई। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगली एग्जांपल इंशाल्लाह ये वाली या दूसरी मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इंजॉय करेंगे।